बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे शेख रशीद साहब के एक बयान के हवाले से। और उन्होंने बयान में ये कहा कि अपोजिशन ना तो इस्तीफे देगी और ना ही ये लॉन्ग मार्च करेंगे, अलबत्ता ये दुश्मन हैं, दुश्मन के एजेंट हैं। अब ये जो लफ्ज़ उन्होंने कहा दुश्मन के एजेंट, मैं भी इस पर सोचता रहा और आज मुख्तलिफ चैनल्स पे मुझ पर भी ये सवाल पूछे गए और बहस रही इस पर कि क्या किसी को दुश्मन का एजेंट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्या इसमें इखलाकी एतबार से ये बात दुरुस्त है। अब चीज़ ये है कि इखलाकी एतबार से तो बात अलग हुई, लेकिन असल चीज़ क्या है कि दुश्मन का एजेंट कौन होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जाके दुश्मन से पैसे लेके उसकी खिदमत करे, उसका काम करे। ये भी हो सकता है कि एक आदमी का वैसे कोई दुश्मन से ताल्लुक उस तरह नहीं है, लेकिन वो अपने किसी और ज़ाती मुफाद के लिए, जैसे हसूल इक़्तिदार के लिए आप कह सकते हैं, वो ऐसे नैरेटिव, ऐसे बयानिए लेके चलता है जो जिससे दुश्मन को फायदा पहुंचता है और आपके मुल्क को नुकसान पहुंचता है। तो दूसरे लफ्जों में, अगर आप एजेंट नहीं भी हैं उस तरह के, तो एजेंट वाला काम तो आपने कर दिया कि आपने ऐसी बातें की जिससे कि दुश्मन को फायदा पहुंचा और आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा। अब देखने की बात यह है कि क्या आपको इतना खुद गर्ज होना चाहिए कि आपने हसूल इक़्तिदार के लिए तमाम इखलाकी जो हदूद थी वो भी क्रॉस कर दी और अपने ही मुल्क में एक ऐसी फ़ज़ा कायम कर दी जिससे आपके मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता हो। आपके अपने जो दिफाई सलाहियत है आपकी, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती हो। क्या ये करना चाहिए? और इस प्रोपेगेंडा में जो कि ये नैरेटिव्स की शक्ल में करते हैं, उसमें इन्होंने अपने वोटर्स और अपने लोगों को इस हद तक गलत इंफॉर्मेशन फीड कर दी है कि अब वो सोशल मीडिया पे और इधर उधर अक्सर वही बातें करते हैं जो कि इनके मुफाद में हो या ये कि दुश्मन के मुफाद में हो। उनमें जो 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 सूरत हाल है, जो जो मैं देख रहा हूं, मुझे भी उससे वास्ता पड़ता है, और वो ये है कि या तो इल्जामात लगाए जाते हैं अफवाज पाकिस्तान पे, या अफवाज पाकिस्तान के लोगों को ताने दिए जाते हैं, या फिर धमकियां दी जाती हैं। अब इल्जामात क्या हैं? मुख्तलिफ सीनियर ऑफिसर्स का नाम लेके उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाना, जमीनों पे कब्जे की बात करनी, और अब जो बड़ा झगड़ा चला हुआ है उस पे इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आयद किया गया कि आपने इलेक्शन में किया, धांधली की है, या इलेक्शन में आपने को गड़बड़ की है। अब चीज यह है कि पहले इस पे बात कर लेते हैं। अगर करप्शन के इल्जामात हैं जो कि सोशल मीडिया पे लगाए जाते हैं, अक्सर लिखा जाता है, तो हकीकतन तो जिसके जो लगाता है उसके पास कोई शवाहिद होने चाहिए। अगर उसके पास शवाहिद नहीं तो फिर उसको ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जहां इखलाकियात का जनाजा निकला हुआ है और आप ये समझते हैं कि मुझे कौन पकड़ेगा, लिहाजा मैं जितना जी चाहूं इल्जाम आयद करके सोशल मीडिया पे एक परसेप्शन बिल्ड कर दूं, फिर ये जाने और उनका। और यही काम भारत से हो रहा है। भारत के मुख्तलिफ, मेरे अपने वीडियोस पे जो कमेंट्स लोग लिखते हैं वो इसी तरह के इल्जामात आगे, हालांकि उनके मुल्क का इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि एक मकसद है आपके बाहर की रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी जो 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 भारत की है, उसका एक मकसद है कि उसने पाकिस्तान के दिफा को कमजोर करना है। और दिफा कमजोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका दिफा जो है वो आपकी आर्मी है। और आर्मी के लिए दिफा में कमजोरी के आर्मी का मोराल डाउन हो जाए और आर्मी बददिल हो जाए, वो अपने मुल्क का दिफा करने की बजाय खुद अपने ही दुख में, अपनी ही परेशानी में रहें। जैसे इंसान के दिल में गुस्सा आ जाता है कि जी हमारे लोग हमें क्या कह रहे हैं, उससे भी आपका दिफा बड़ा कमजोर हो सकता है। फिर यह है कि अवाम का और फौज का, एक अफवाज पाकिस्तान का एक एतमाद है आपस में। अगर वो एतमाद टूट जाता है तो वो भी मुल्क के दिफा के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। और एतमाद इसी तरह कि अगर आप दिन रात उनके कानों में ये झूठ बोलते रहेंगे तो नतीजा ये कि उस झूठ को सुन सुन के तो बिल आखिर आपके लोग जो हैं वो फौज पे एतमाद नहीं करेंगे। ये भी बदएतमादी, जहां फौज को अवाम की हमायत हासिल ना हो, वो भी आपके लिए एक दिफाई एतबार से बड़ी कमजोर पोजीशन हो जाती है। फिर जो ताने दिए जाते हैं उसमें कहा जाता है
कि आप बजट खा जाते हैं, अब हमारा सारा बजट जो है तो वो तो फौज खा जाती है। मैं इन सब चीज़ों पे जवाब दूंगा। और फिर 1971 की जंग के जी आप तो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा करवा दिया आपने, और फिर आप वहाँ पे हथियार फेंक के आ गए, इस तरह की चीज़ें, धमकियां जो दी जाती हैं उसमें आपने देखा कि लीडर्स कभी कहते हैं GHQ का घेराव करेंगे, कभी वो कहते हैं कि जनाब आपको जवाब देना पड़ेगा, और कभी कुछ। ये सारी जो सूरत हाल है ये ख़राब जो हुई है, उसकी मुझे जो वजह नज़र आती है वो एक ही है, और वो वजह यही है कि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब लोगों की लूट मार के बारे में या उनकी करप्शन, उनकी जायदादों के बारे में सवाल पूछ लिया, या नैब ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जनाब अपनी जायदाद का हिसाब दें, तो सबकी तबीयतें बिगड़ गई। अब एक बड़ी मोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं करप्शन का, कि करप्शन हुई है, कैसे हुई है। आप देखिए कि 2.5 साल हो गए इस हुकूमत को बने। क्या किसी हुकूमती अदारे में या किसी और गवर्नमेंट की बिल्डिंग में कहीं आपने देखा कि रिकॉर्ड जला हो? पिछले दौर में पंजाब में हर थोड़े अरसे के बाद किसी ने कहा नंदीपुर का रिकॉर्ड जल गया, लाहौर रिंग रोड का रिकॉर्ड जल, जो आप पकड़ लें कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज, रिकॉर्ड जल गया जी, आग लग गई, अचानक लग गई। ऐसे नहीं लगती। अगर आपने मेट्रो बस बनाई है तो मेट्रो बस का रिकॉर्ड अगर जल गया है तो जरूर कोई उसमें गड़बड़ है, आग क्यों नहीं लगती, अब क्यों नहीं लगती आग? तो ये पूछ लिया गया है, जिसकी वजह से अब आप अपने मुल्क के दिफा को, मुल्क को दांव पे लगाने पे उतर आए हैं कि हमने अपनी दौलत बचानी है, बेशक मुल्क जाए जहन्नम में। ये इंतहाई खतरनाक, इंतहाई शर्मनाक और बहुत ही घटिया किस्म की हरकत है, जो कि अवाम को सोचना चाहिए कि वो किस काम पे लगे हुए। अब बात हम कर लेते हैं कि इस बयानिए में जो इतना नुकसानदेह है, इसमें इल्जामात में जान क्या है। जो ये इल्जाम लगाया जाता है कि जनाब करप्शन और जमीनों पे कब्जा, बिल्कुल, आप अगर किसी ने किया है, वो फौजी हो, जज हो, कोई भी हो, वो सजा का मुस्तहिक है कि अगर उसने अपने ओहदे और अपने इक्तदार का या अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया है, उसके साथ कोई रियायत होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो इल्जाम लगा रहा है वो कोई सबूत तो लेके आए ना, कोई बात तो हो उससे, या वो जमीन दिखा दे कि जनाब ये आपकी जमीन है। अब मसलन मेरे ऊपर लगा दिया इल्जाम कि भी 15,000 एकड़ मैंने जमीन ले ली। 15,000 एकड़ एक शहर है। अब मैं पूछता फिरता हूं कि भाई मुझे भी वो दिखाओ कहां जमीन है, जो मुझे दिखा देगा मैं उसको दे दूंगा, वो ले ले। लेकिन वो झूठा इल्जाम था, कोई ताल्लुक नहीं, मेरा जमीन से कोई वास्ता ही नहीं, मुझे जमीन चाहिए ही नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं ज़राअत करता हूं, ना मेरा ज़राअत से दूर दूर का किसी का वास्ता है। लेकिन ये जब मुझ पर इल्जाम लगा तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो हर किसी को झूठ लगा रहे हैं। लेकिन ये चीजें अगर साबित नहीं होती, फिर ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो सोशल मीडिया से तमाम ऐसे लोगों का जो इल्जाम तराशी कर रहे हैं फौज पाकिस्तान पे, उनके नाम पिक करे, उनके अकाउंट्स पिक करे, और फिर उनको FIA के जरिए बुला के तो उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए, उनको सजाएं दे। यह हुकूमत पाकिस्तान की कमजोरी है कि अपने अफवाज के वकार को, इज्जत को बचाने में नाकाम रही हैं। आप देखिए कि मुफ्ती कफायत ने किस तरह की फजूल बातें की हैं, शर्म नहीं आई उस आदमी को, इतना बारिश आदमी, और आप देखिए कि आप वो बातें किस तरह कर रहे हैं। और जो उसने बातें की आज दिन तक आप गिरफ्तार भी नहीं कर सके। किस काम की आपकी पुलिस पे? ये चीजें जब हुकूमत अपनी रिट कायम नहीं करेगी तो हर किसी पे इल्जाम लगा के आप अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि चेक किया जाए। फिर ये कहते हैं कि जी DHA आपने बना लिए, DHA बिल्कुल बनाए। अगर जज जुडिशियल कॉलोनी बना सकते थे, PWD कॉलोनी बना सकती थी, वापडा कॉलोनी बना सकता था, सुई गैस वाले सुई गैस कॉलोनी बना सकते थे, और इसी तरह जो मुख्तलिफ यहां पे कॉलोनीज बनी हैं, तो आर्मी को DHA बनाने में तो कोई मसला नहीं था, आर्मी भी बना लेती है अपने लोगों के लिए। अब हमारे लोग अक्सर उनके बेचारों के हालात आके रिटायरमेंट के बाद इतने अच्छे नहीं होते, मकान नहीं, ये नहीं, वो ये DHA के प्लॉट बेच के 4 पैसे कमा के उससे अपने बच्चों की शादी तालीम वो भी करते हैं, और साथ अगर कोई छोटा मोटा मकान बना ले तो वो उसका काम हो जाता है। क्योंकि रहने वाले तो वहां पे, हम अक्सर तो फौजियों ने प्लॉट बेच दिए हुए हैं, रहने वाले वहां पे अगर आप जाके देखें तो 80% सिविलियन है। अब इनसे कोई पूछे कि अगर इतना बुरा DHA आप जाते क्यों रहने के लिए?
मरते जाते हैं वहां रहने के लिए। आप जाते हैं और वहीं के स्कूलों में आप बच्चे पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वहां स्कूल और जो अदारे हैं बेहतरीन हैं, उनमें डिसिप्लिन है। और उसके साथ साथ आप हुकूमत को फायदा देखिए कि DHA वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपकी इन्वेस्टमेंट भी महफूज है, और उसके साथ साथ वहां से बिजली गैस वगैरह के बिल 100% वहां से रिकवर होते हैं। वहां सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बिल ना दे या गैस चोरी करे या बिजली चोरी करे। ये आपको, हुकूमत को, सबको फायदा है। अब इनमें इतराज करने से आप इतराज करें, लेकिन जाके आप इतराज करें सुई गैस पे भी, पुलिस फाउंडेशन पे भी, वो जो जुडिशल कॉलोनी है उस पे भी, जो मीडिया कॉलोनी है, मीडिया सिटीज हैं उस पे भी, जजेस का सबने बनाए हुए हैं। एक तकलीफ अगर आपको है तो फौज की उसकी, ये शर्म की बात है। ये फिर आप ताना देते हैं कि जनाब आप बजट खा जाते हैं। बजट में जो पैसे मिलते हैं, पिछले 3 साल, तीसरा साल है, फौज ने वही पैसे जो आपने 3 साल पहले दिए, इतनी डॉलर की कीमत कम हो जाने के बावजूद उसमें इजाफा नहीं मांगा, अपने मुल्क के हालात देखते हुए कि हमारा ही मुल्क है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि ये कितना बड़ा झूठ है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इसको 925 अरब रुपया दिया गया, और जो आपका कर्जा उतारने की किस्त है वो उससे 2 गुना ज्यादा है। जो आपका PIA, रेलवे, ये वो, इनके जो आपके नुकसान आता है, स्टील मिल, लल्लम पटरम, वो इससे कहीं ज्यादा है। फिर सर्कुलर डेट है, फिर आपका डेवलपमेंट बजट है, फिर जाके कहीं आपको डिफेंस का बजट आता है, और वो भी जो 925 आया है, जो कुछ वो तीनों सर्विसेज में तकसीम होगा। उसमें से एयरफोर्स हिस्सा लेगी, उसमें से नेवी हिस्सा लेगी, उसमें से आर्मी लेगी। उसमें से तकरीबन आधा आर्मी को जाता है, और बाकी जो आधा बचता है उसका आधा आधा दोनों सर्विस को जाता है। ये आपको दिफा जो मुहैया किया जा रहा है, आपका क्या ख्याल है? मुफ्त मुहैया किया जाए, फिर वो कहां से आएगा मुफ्त? कौन कौन आपको दिफा देगा यहां पे? और ये मैं बात बरमला कहता हूं कि जितना अफवाज पाकिस्तान आपको अगर पर इंडिविजुअल, पर एक हमारा जो सिपाही है उसके ऊपर जो खर्चा आप करते हैं, उसको देखें तो दुनिया में तकरीबन सबसे कम खर्चा यहां पे हो रहा है। लेकिन किसी ने कभी शिकायत का लफ्ज नहीं उठाया। और यही जो आप अगर जो दिफा आपका कर रहे हैं, ये जज्बे की तहत, ये वतन के साथ मोहब्बत, अपनी माँ बहनों की इज्जत जिसका ख्याल है लोगों को, वरना आप इससे 10 गुना ज्यादा पैसा दें किसी और को बाहर से लाके, वो आपको कभी इस मुल्क का दिफा करके न दे, जो जिस लगन से ये लोग जाने पेश करते हैं। अब बात आ जाती है 1971 का ताना। शर्म के से डूब मरना चाहिए लोगों को। यही ताना भारत हमें देता है और ये लोग इधर से करते हैं। 90,000 कैदी, 90,000 में सिर्फ 34,000 फौजी थे, बाकी बैंकों के मुलाजिम, रेलवे के मुलाजिम, पुलिस में वहां पे गए हुए डेपुटेशन, सब जितने सिविलियन थे वो लोग मौजूद थे। और आप देखिए कि 34,000 आपके फौजी और 4.5 लाख भारत की फौज थी जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। और फिर मुक्तिबानी 1.5 लाख, फिर सारी बंगाली पॉपुलेशन जो है वो आपके खिलाफ। और अपने घर से, यहां से मगरबी पाकिस्तान जैसे हम कहते थे, वहां से आप तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर वहां पे जंग लड़ रहे हैं। कोई सपोर्ट नहीं, यहां से कुछ नहीं उनको जा रहा। और इन्हीं फौजियों के जिनके खानदान घर बार वहां रह गए थे, ये महाज पे थे, पीछे उनके औरतें और उनके बच्चे कत्ल किए गए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको हमदर्दी होनी चाहिए उन लोगों के साथ जिन्होंने जाके वहां पे जंग में दिफा किया। इतने नामसाद हालात में, इतने खराब हालात में डूब मरना चाहिए इन लोगों को। जब मुंह से कोई बात करते हैं, कोई ताना देते हैं, इनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो क्या लोहे के लोग थे, वो क्या उनकी नर्व्स क्या थी, उनके क्या जज्बे थे जिसके तहत वो वहां पे खड़े रहे। तो ये इसका है कि इनको अब धमकियां जो आ रही हैं उस पर आप देख लीजिए कि धमकियों की वजह से कि जी हम GHQ का घेराव करेंगे। ये भाई क्यों करोगे तुम? इसलिए कि सिर्फ आपसे पूछा कि आपकी जायदादें कहां से आई हैं? ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस तरह काम करें। और ये भी हुकूमत का फर्ज है कि ये सारी चीजें देखें। और इन हालात में ये जरूरी है कि वो हुकूमत ऐसे कानूनी कदम उठाए जिनसे
आप इस बयानियों को तोड़ सकें और इसके साथ साथ इन लोगों को जो कानून तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको संभालें। अब चीज यह है कि अब इनके हमारी जो अफवाज हैं इनके पास है क्या, अफवाज के पास अब आगे क्या एक्शन कर सकते हैं, हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं कि हम इन हालात का मुकाबला करें। अफवाज ने नेचुरली इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि इससे तो मुल्क का दिफा जो है वो बर्बाद हो गया। पहली चीज ये है कि या तो इस सूरत हाल को जूं का तूं छोड़ दिया जाए, जो है उसी तरह रहने दिया जाए, लेकिन उससे आप देखिए कि आपके जवानों का मोराल उसमें आप देखिए कि आपकी कौम के अंदर बदएतमादी अफवाज के ऊपर, और फिर अगर बददिली पैदा हो जाए अफवाज में तो आप देखें कि उसका दिफा कौन करेगा। हमारे तो फौजी सब फाटा में हैं, बलूचिस्तान में लगे हुए हैं, यहाँ पे LOC पे लगे हुए हैं, रोजाना शहादतें भी हो रही हैं। आपसे तो कोई किसी ने ना एक्स्ट्रा मांगा ना कुछ किया, लेकिन हमारे शोहदा के बच्चे फौज उनकी जिम्मेदारी लेती है, उनको देखती है, जिनके आज़ाद चले जाते हैं। लेकिन हम सैकड़ों लोगों को फौज संभाल के बैठी हुई है हुकूमत से, या आप लोगों से तो किसी ने कहीं आके नहीं शिकवा किया कि जनाब इनके लिए कुछ करके दें। इन हालात में भी ये तानेबाजी लाजमी बात है कि ऐसी सूरत हाल को इसी तरह चलता हुआ नहीं छोड़ा जा सकता, उससे नुकसान होगा मुल्क का। फिर यह है कि हुकूमत कानूनी कार्रवाई करे, तमाम ऐसे किरदारों के खिलाफ मुकदमात कायम करे, उनसे सबूत मांगे, उनको सजाएं दें। फिर जो करप्शन के इल्जामात हैं उसके लिए हुकूमत पकड़े, सारे सोशल मीडिया से सारे नाम ले, जिस किसी ने इल्जाम लगाए वो उनको बुलाए, उनको बुला के कहे कि सबूत लाएं, जिस पे आपने इल्जाम लगाया उसका सबूत लेके आए, और अगर सबूत नहीं है तो फिर इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो लाजमी बात है कि ये चीजें बढ़ेगी। अब यही आप ये जो कोयटा में मच्छ में जो वाकया हुआ हमारे हजारा भाइयों का, आप उसमें देखिए कि उससे यही इसी बलूचिस्तान में उससे पहले 7 और फिर 4 को 11-12 लोग 14 के करीब FC के लोग जो हैं वो मारे गए, इसी तरह उन पे ऊपर फायरिंग वगैरह की गई। तो इन पे हुई तो वहां पे फौज के खिलाफ नारे लगने शुरू कर गए। फौज खुद जाने दे रही है, आप नारे लगा रहे हैं उनके खिलाफ, आपको शर्म नहीं आती? आपको डूब मरना चाहिए। लेकिन वहां भी कमजोरी हुकूमत, क्यों नहीं पकड़ती उन लोगों को जिन्होंने नारे लगाए? क्यों नहीं उनको सजाएं होती? क्यों नहीं उनको बुलाया जाता कि तुम जो ये इल्जाम लगा रहे हो नारे लगा के, इस इल्जाम का क्या जवाब है, तेरे पास क्या सबूत है? अब इन हालात में अगर हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी ना पूरी करे और अवाम भी खामोश तमाशाई बने रहें, और ये शरपसंद जिनका मोस्टली 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज के मीडिया सेल से है, और वो बाहर के एजेंटों की तरह काम करें, यानी बाहर से भी हमें वही ताने और वही कुछ आए और अपने भी घर में यही सुनना पड़े, तो फिर इसका इलाज क्या है? हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, अवाम भी तमाशा देख रहे हैं, फिर क्या फौज उठ के मावराए अदालत मावराए आइन कुछ काम करे? फिर वो ऑप्शन रह जाती है। लेकिन जब फौज ने अहद किया कि वो मावराए आइन कोई काम नहीं करेंगे, जब फौज ने इस बात के ऊपर पूरी तरह मुसम्मम इरादा करके और इतना वक्त गुजारा, तो फिर आप क्यों मजबूर करते हैं इस तरह के काम के लिए? अवाम को सोचना चाहिए। फिर इल्जाम जो बार बार ये भी लगाया जाता है कि सिलेक्टेड वजीर आजम सिलेक्टर्स के खिलाफ हैं, सिलेक्टर, यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो मौजूदा PTI की गवर्नमेंट है, फौज उसमें पार्टनर है। आज दिन तक तो फौज आईनी किरदार अदा करती रही है, लेकिन अगर कल फौज ने यह फैसला कर लिया कि हम वाकई PTI के साथ पार्टनर हो गए हैं, तो अब जाएं जो करना करते रहें, फिर क्या होगा? मुल्क का हाल क्या होगा? और ये जो सियासी बोने जो नारे लगाते रहते हैं, आके तकरीरें करते हैं, फिर इनको कौन संभालेगा? और इनका क्या, इनको तो फिर नहीं इनको समझ लगेगी कि क्या करना और किधर जाना। आपने कन्फ्रंटेशन करेंगे, बिल्कुल जवाब आएगा, लेकिन अगर मुल्क को देखा जाए तो उसका तो लिए तो नुकसान ही नुकसान है। लिहाजा इन लोगों को भी अकल का साथ देना चाहिए, और सबसे बढ़ के मेरी अपील है पाकिस्तान के अवाम की कि खुदारा अपने मुल्क को बचाएं। ये करप्ट लोग आपके मुल्क की सलामती को दांव पे लगा रहे हैं, इनका कोई मसला नहीं, और आप अवाम इनका दुख नहीं है, अवाम के मसाइल इनका दुख नहीं है।
अवाम को रिलीफ देना इनकी जिम्मेदारी या इनका इरादा नहीं है। इनका इरादा हुसूल इक़्तिदार है ताकि करप्शन के केसेस खत्म हो और आइंदा भी करप्शन चलती रहे। ये वो चीज है जो आज अफवाज पाकिस्तान के लिए एक सुहाने रूह बनी हुई है। और ये आप अवाम जिनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी अफवाज का दिफा करें, क्योंकि अफवाज उनके दिफा के लिए बाहर खड़ी हैं। और इसको हल करने के लिए हुकूमत में दबाव आना चाहिए कि वो कानूनी तरीका इख्तियार करे। अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है, सबूत लेके आए ताकि उसको सज़ा दी जाए, और अगर नहीं तो फिर आपको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप बददिली फैलाएं, आप झूठा प्रोपेगेंडा करें, आप वो नैरेटिव चलाएं जो हमें भारत से सुनना पड़ता है, तो फिर वाकई आप जो मर्जी कहते रहें, आप सबूत दें, आप दुश्मन के एजेंट हैं। आपका कोई हक नहीं। आप मुल्क की वफादारी से ज्यादा आपकी वफादारी मुझे बाहर नजर आती है। आज के लिए इतना ही। फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।